नमस्कार मित्रों, मैं अपूर्व तिवारी एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अथर्व एकेडमी पर। यह हमारी नई सीरीज मध्य प्रदेश विस्तार में की चौथी वीडियो है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे हमारी यूनिट 2 मध्य प्रदेश का इतिहास। इसके पहले दोस्तों मैं 3 वीडियो हमारे YouTube चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वह नहीं देखा है तो एक बार जाकर जरूर देखिए, जिसमें हमने डिस्कस किया है हमारी यूनिट 1 मध्य प्रदेश एक दृष्टि में, जो कि मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए तो शुरू करते हैं हमारी दूसरी यूनिट, मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्य प्रदेश के इतिहास का ऐतिहासिक स्वरूप। मध्य प्रदेश भारत के केंद्र में स्थित होने के कारण हृदय प्रदेश कहलाता है। भूवैज्ञानिक दृष्टि से यह भारत का प्राचीनतम भाग माना जाता है। हिमालय से भी पुराना यह भूखंड किसी समय उस संरचना का हिस्सा था जिसे गोंडवाना लैंड कहा गया है। मराठों के उत्कर्ष और ईस्ट इंडिया कंपनी के आगमन के साथ मध्य प्रदेश में इतिहास का नया युग प्रारंभ हुआ। पेशवा बाजीराव ने उत्तर भारत की विजय यात्रा का प्रारंभ किया। विंध्य प्रदेश में चंपत राव ने औरंगजेब की प्रतिक्रियावादी नीतियों के खिलाफ संघर्ष छेड़ दिया। आइए शुरू करते हैं प्राचीन काल के साथ, जिसमें हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। प्रागैतिहासिक काल। मध्य प्रदेश के विभिन्न भागों में किए गए उत्खनन और खोजों में प्रागैतिहासिक साक्ष्य मिले हैं। आदिम प्रजातियां नदियों किनारे और गिरी कंदरा में रहती थीं। मध्य प्रदेश के भोपाल, रायसेन, नेमावर, महेश्वर, हंडिया, बेगमपुर, पचमढ़ी, होशंगाबाद, मंदसौर तथा सागर के अनेक स्थानों पर इनके रहने के प्रमाण मिलते हैं। इस काल में मानव अपनी कलात्मक अभिरुचियों की भी अभिव्यक्ति की है। होशंगाबाद के निकट की गुफाओं, भोपाल के निकट भीमबेटका की गुफाओं तथा सागर के निकट की पहाड़ियों से प्राप्त शैल चित्र इसके जीवंत प्रमाण हैं। पाषाण एवं ताम्रकाल। सभ्यता का दूसरा चरण पाषाण एवं ताम्रकाल के रूप में विकसित हुआ था। नर्मदा की सुलभ घाटी में ईसा से 2000 वर्ष पूर्व यह सभ्यता फली फूली। यह सभ्यता मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा के समकालीन थी। महेश्वर, नागरा, टोड़ी, नागड़ा, बरखेड़ा, ऐरण आदि इसके केंद्र थे। इन क्षेत्रों की खुदाई से प्राप्त पुरावशेषों से इस सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है। उत्खनन में मृद भांड धातु के बर्तन एवं औजार भी मिले हैं। बालाघाट एवं जबलपुर के कुछ भागों में ताम्रकालीन औजार भी मिले हैं। इसके अध्ययन से ज्ञात होता है कि विश्व एवं देश के अन्य क्षेत्रों के समीप मध्य प्रदेश के कई भागों में खासकर नर्मदा, चंबल, बेतवा आदि नदियों के किनारे पर सभ्यता का विकास हुआ था। नरसिंहपुर के निकट बन्ना नामक स्थान से प्राप्त पाषाणकालीन औजार सभ्यता मध्य प्रदेश के सबसे प्राचीन औजार हैं। आइए अब जानते हैं मध्य प्रदेश से प्राप्त ऐतिहासिक साक्ष्य एक दृष्टि में। पुरातन जीवाश्म नरसिंहपुर, होशंगाबाद में मिले हैं। 860 साल पुराना औजार हथौड़ा होशंगाबाद से मिला है। ब्लेड प्राप्त हुई है दोस्तों भीमबेटका से। नवपाषाण काल संस्कृत के साक्ष्य दोस्तों ऐरण, चटकारा, दमोह, सागर, आजमगढ़, जबलपुर आदि क्षेत्रों से मिले हैं। वही महापाषाण स्मारक रीवा से मिली है। शैल चित्रकला भीमबेटका की पहाड़ियों से मिली है। इसके बाद आता है दोस्तों महाकाव्य काल। रामायण काल में प्राचीन मध्य प्रदेश के अंतर्गत दंडकारक महाकांत के घने वन क्षेत्र थे। बिंद सतपुड़ा के अतिरिक्त यमुना के कांठे का दक्षिणी भूभाग और गुर्जर प्रदेश के कई क्षेत्र इसके घेरे में आते थे। यदुवंशी नरेश मधु इस क्षेत्र के शासक थे, जो अयोध्या के राजा दशरथ के समकालीन थे। इसके बाद दोस्तों आता है महाजनपद काल। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगभग बौद्ध जैन ग्रंथों में वर्णित महाजनपदों की संख्या उत्तर भारत में 16 थी, जिनमें से चेदी तथा अवंती जनपद मध्य प्रदेश के इतिहास से संबंधित हैं। इस राज्य का अवंती महाजनपद अत्यंत विशाल था। यह जनपद पश्चिमी और मध्य मालवा के क्षेत्रों में बसा हुआ था, जिसके 2 भाग थे। उत्तरी अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी तथा दक्षिणी अवंती जिसकी राजधानी महिष्मती थी। इन दोनों क्षेत्रों के बीच नेत्रवती नदी बहती थी। सीधी जनपद आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी भाग तथा उसके समीपस्थ भूखंड में फैला हुआ था। पाली धर्म ग्रंथ
से पता चलता है कि बुद्ध काल में अवंती की राजधानी उज्जैनी थी। उज्जैनी की पहचान मध्य प्रदेश के वर्तमान उज्जैन नगर से की जाती है। अब जानते हैं दोस्तों प्राचीन जनपद के परिवर्तित नाम। अवंती जिसका नया नाम उज्जैन है, वत्स जिसका नया नाम ग्वालियर है, चेदी खजुराहो से कहते थे, अनूप नगर या अनूप निवाड़ का क्षेत्र था जिसमें खासकर खंडवा वाला रीजन था, दसाण विदिशा से कहते थे, तुड़ी के दमोह से कहते थे, नलपुर नरवर या शिवपुरी का पुराना नाम था। अब जानते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश में प्रमुख वंश एवं उनके योगदान। महाजनपद काल के उपरांत भारत में क्षेत्रीय स्तर पर अनेक छोटे बड़े राज्यों का उदय हुआ जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों पर शासन स्थापित किया, जिसमें सबसे पहले आता है मौर्य वंश। मध्य प्रदेश में मौर्य सत्ता के व्यापक साक्ष्य मिले हैं। ऐतिहासिक साक्ष्यों के अनुसार अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु सांची के स्तूप का निर्माण कराया। मौर्य युग के व्यापारिक मार्गों की संख्या 4 थी, जिसमें तीसरा मार्ग दक्षिण में प्रतिष्ठान से उत्तर के श्रावरी तक था, जिसमें महेशमती, उज्जैन, विदिशा आदि नगर स्थित थे, जबकि चौथा प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग भृगुकक्ष से मथुरा तक था, जिसके रास्ते में उज्जैनी पड़ता था। उस समय व्यापार के ऊपर राजवंश का पूर्ण नियंत्रण होता था। कपड़ा बुनना इस युग का प्रमुख उद्योग था। अर्थशास्त्र के अनुसार इस युग के सूती वस्त्र तैयार किए जाने वाले केंद्रों में अवंती राज्य का महेशमती भी शामिल था। मौर्य सम्राट अशोक के द्वारा निर्मित लघु शिलालेखों में निम्न का संबंध वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य से था, जिसमें मुख्यतः रूपनाथ जो कि जबलपुर जिले के सीहोरा तहसील का एक गांव है, गुर्जर दतिया जिले का एक छोटा सा भूभाग है, सारो मारो के शिलालेख जो कि शहडोल जिले का एक छोटा सा भूभाग है, पनगुड़िया सीहोर जिले का एक भाग है। दोस्तों यह सभी टॉपिक्स मध्य प्रदेश के सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और अधिकतर इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जबकि सांची स्थित लघु स्तंभ लेख भी इन्हीं के द्वारा बनाए गए थे, अशोक के द्वारा। यह लघु शिलालेख बाल लघु स्तंभ लेख इस बात के प्रमाण है कि मध्य प्रदेश राज्य में मौर्य युगीन शासन व्यवस्था ही कायम थी। इसके बाद दोस्तों आता है सातवाहन वंश। सातवाहन वंश के शासक सतकर्णी द्वारा मालवा पर शासन करने के साक्ष्य विभिन्न पुराणों में मिलते हैं। इसके साथ ही उज्जैन, देवास, तेवर, त्रिपुरी आदि से सातवाहन वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। सातवाहन वंश के राजाओं के काल में रोम के साथ व्यापारिक संबंध थे, जिसके साक्ष्य आवा, चकरखेड़ा तथा बिलासपुर से मिलने वाले रोमन सिक्के हैं। गोमती पुत्र सतकर्णी का उल्लेख सांची के दक्षिणी तोरण के शिलालेख पर किया गया है। इसके बाद है दोस्तों शुंग वंश। शुंग वंश की स्थापना 186 ईसा पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ के सेनापति पुष्पमित्र शुंग ने उसकी हत्या करके की थी। पुष्पमित्र शुंग का पुत्र अग्निमित्र विदिशा का शासक रहा है। शुंग वंश के 5वें शासक बागभद्र के समय यवन राजदूत हेलियोडोरस ने विदिशा में भागवत धर्म से प्रभावित होकर गरुड़ ध्वज की स्थापना कराई थी। दोस्तों यह प्रश्न भी पहले कई बार आ चुका है कि गरुड़ ध्वज की स्थापना विदिशा में किसने कराई थी। शुंग वंश के राजाओं द्वारा भरहूत में एक स्तूप बनाने के साक्ष्य मिले हैं। कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में शुंग वंशीय राजा अग्निमित्र के चरित्र के बारे में वर्णन किया गया है। इसके बाद दोस्तों आता है शक वंश। इस वंश में भोवस और अजेस राजाओं के कुछ सिक्के मालवा के क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं, जिनके अनुसार प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व मालवा के कुछ क्षेत्रों पर शकों का अधिकार रहा है। इसी कड़ी में नेक्स्ट है दोस्तों नागवंश। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार 3री-4थी सदी में नागवंशी राजाओं के अधिकार में विदिशा से लेकर मथुरा तक का समूचा क्षेत्र था। इस वंश के राजाओं ने कुषाणों का प्रतिरोध किया था तथा उनके उन्मूलन के लिए 10 बार अश्वमेध यज्ञ कराया था। दोस्तों यह क्वेश्चन भी एमपीपीएससी में पहले आ चुका है कि कुषाणों का प्रतिरोध करने के लिए किस वंश के राजाओं ने अश्वमेध यज्ञ कराए थे। फिर आता है दोस्तों बागटक वंश। पुराणों के अनुसार विद्याशक्ति नामक ब्राह्मण ने विदिशा में बागटक वंश की स्थापना की थी। इसके साक्ष्य व्याघ्रराज के कुठार जो कि सतना में है एवं गज अभिलेख जो कि पन्ना में है से प्राप्त होते हैं। हरिसेन के प्रयाग अभिलेख से विदित होता है कि समुद्रगुप्त ने तत्कालीन विदिशा शासक श्रीधर को पराजित करके विदिशा पर अधिकार कर लिया था।
इसी कड़ी में दोस्तों एक और बहुत महत्वपूर्ण वंश है गुप्त वंश। गुप्त वंश के प्रतापी राजा समुद्रगुप्त के कारण प्रदेश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार उसने महाकांतर, महाकौशल और बैतूल तक के क्षेत्रों को जीत लिया था। उसने शकों को पश्चिमी मध्य भारत में हराया। नर्मदा के उत्तर के अधिकांश क्षेत्र उसने जीत लिए और अब नर्मदा के उत्तर के अधिकार क्षेत्र गुप्तों के अधीन थे। ऐरण, विदिशा, सकारी, त्रिपुरी, सिवनी, उज्जैनी, बैतूल एवं जबलपुर से प्राप्त सिक्के एवं अवशेष इसके प्रमाण हैं। गुप्तों ने ही उदयगिरी की विश्व प्रसिद्ध गुफा एवं सिगवा के मंदिरों का निर्माण कराया। गुप्तों के पतन के बाद इस क्षेत्र में कई राज्य बने तथा कई राजवंशों ने राज किया। प्राचीन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट हर्षवर्धन उत्तर मध्य प्रदेश के कई क्षेत्र जीतने में सफल हुए थे। बाणभट्ट की कादंबरी में उल्लेख है कि हर्षवर्धन विंध्य एवं नर्मदा के उत्तर का स्वामी था। फिर आता है दोस्तों तोमर वंश। वीर सिंह तोमर ने 14वीं सदी में मुस्लिम सत्ता की अराजक स्थिति का फायदा उठाकर ग्वालियर में तोमर वंश की स्थापना की थी। इस वंश के राजा सूरत सेन ने ग्वालियर का मजबूत किला बनवाया था, जिसे किलों का जिब्राल्टर उपनाम से भी जाना जाता है। यह भी दोस्तों एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि ग्वालियर का किला किसने बनवाया था। तोमर वंश के राजा मानसिंह तोमर ने ग्वालियर के प्रसिद्ध सास बहू मंदिर का निर्माण तथा गुजरी महल का निर्माण कराया था। अंतिम तोमर राजा विक्रमादित्य को हराकर इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार सिद्ध कर लिया था। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण वंश है दोस्तों होलकर वंश। 1730 ईस्वी में मालवा में होलकर वंश की स्थापना हुई थी। इस वंश के संस्थापक मल्हार राव होलकर थे, जिन्होंने 1732 ईस्वी में इंदौर को अपनी राजधानी बनाया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में शहीद होने के बाद अहिल्याबाई होलकर ने शासन की बागडोर संभाली थी। अंतिम होलकर शासक तुकोजी तृतीय नए राज्य का भारत संघ में विलय कर लिया था। इसके बाद आता है दोस्तों मध्यकालीन इतिहास, जिसमें मोहम्मद गौरी और कुतुबुद्दीन ऐबक से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिलते हैं। भारत में मोहम्मद गौरी द्वारा इस्लामिक राज्य की स्थापना किए जाने के कारण इस्लाम का शासन आरंभ हुआ। मोहम्मद गौरी ने ग्वालियर के लोह अंग देव को हराया और ऐबक ने परिमल देव को हराकर कालिंजर जीत लिया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इस काल में सल्तनत की शासकों द्वारा भारतीय राज्यों को जीता गया। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर भी हमले किए गए। सल्तनत काल का आरंभ कुतुबुद्दीन ऐबक से ही होता है, जो दास वंश का भी प्रारंभकर्ता माना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने मांडू, ग्वालियर, मालवा एवं उज्जैन का अपने साम्राज्य में विस्तार किया था। इसी क्रम में मध्य प्रदेश पर भी हमले हुए। कुतुबुद्दीन ऐबक मांडू, ग्वालियर, मालवा पर विजय की व उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को 1234 ईस्वी में लूटा था। इसके बाद आता है दोस्तों चंदेल वंश। चंदेल वंश ने महुआ में शासन किया। इस वंश का संस्थापक नन्नुक था। राजा धंग देव के शासनकाल में चंदेलों प्रतिहारों से स्वतंत्र होकर अपने राज्य का विस्तार किया था। अंतिम चंदेल शासक परमार्दी देव को कुतुबुद्दीन ऐबक ने हराकर महुआ को अपने राज्य में मिला लिया था। फिर आता है दोस्तों सिंधिया वंश। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक राणोजी राव सिंधिया को माना जाता है। महादजी सिंधिया ने दिल्ली पर कब्जा करके मुगल शासक शाह आलम को मुक्त कराया था। सिंधिया वंश की आरंभिक राजधानी उज्जैन थी। दौलतराव सिंधिया ने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। सिंधिया वंश की स्थापना उज्जैन में महादजी सिंधिया ने की थी। उन्होंने ग्वालियर के तत्कालीन जाट सरदार लोकेंद्र सिंह से ग्वालियर के किले को जीत लिया था। इस वंश के शासक दौलतराव सिंधिया ने अपनी राजधानी उज्जैन से ग्वालियर हस्तांतरित की थी। सिंधिया वंश के राजा जीवाजीराव सिंधिया ने वर्ष 1948 में राज्य का भारत संघ में विलय किया तथा संयुक्त संघ के राज्य प्रमुख बनाए गए थे। फिर आता है दोस्तों गौंड वंश। यादव राय ने गड़ा कटंगा में गौंड राजवंश की स्थापना की थी। गौड़ राजवंश का सबसे प्रसिद्ध राजा संग्राम शाह थे। अकबर के समकालीन गौड़ राजवंश की शासिका रानी दुर्गावती थी। गौड़ राजवंश की राजधानी मंडला थी। मुगल सेनापति आसिफ खान ने दुर्गावती को पराजित किया था। फिर आता है दोस्तों बुंदेला वंश। 14वीं शताब्दी में
बुंदेला वंश का उदय हुआ। इस वंश के रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1531 ईस्वी में ओरछा को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश के शासक वीर सिंह देव बुंदेला ने जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी। यह भी एक दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अबुल फजल की हत्या किसने की थी। इस वंश के प्रसिद्ध राजा छत्रसाल थे, जिन्होंने मुगलों के साथ युद्ध किया था, परंतु बाद में मुगल दरबार में 4000 का मनसब पद प्राप्त किया था। बुंदेला वंश के शासन काल में ओरछा में स्थापत्य कला युक्त भवनों एवं मंदिरों का निर्माण हुआ था। बुंदेला राजवंश के हृदय शाह ने गढ़ा के समीप गंगा सागर जलाशय का निर्माण कराया था। बुंदेला शासक मधुर शाह का पुत्र रामचंद्र जहांगीर के समकालीन था। रामचंद्र के छोटे भाई वीर सिंह बुंदेला के हाथों जहांगीर ने अबुल फजल की हत्या करा दी थी। फिर है दोस्तों बघेल राजवंश। बघेल वंश का शासन रीवा में था। इसी वंश के राजा रामचंद्र के दरबार के संगीतकार तानसेन को मुगल सम्राट अकबर ने अपने दरबार में बुला लिया था। 1569 ईस्वी में बघेल वंश के मुगलों की अधीनता स्वीकार कर ली थी। बघेल राजवंश के वीर मानसिंह ने चौसा के युद्ध में हुमायूं की सहायता की थी। दोस्तों ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चौसा के युद्ध में किस बघेल वंश के हुमायूं की सहायता की थी। ये थे दोस्तों मध्य प्रदेश के इतिहास से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। इसके आगे दोस्तों 1857 की क्रांति, जो कि हमारी यूनिट 2 का सेकंड पार्ट है, अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।